नमस्कार, मैं प्रदीप रमेश चंद्र सोमानी। आज मेरे 15 से ज़्यादा वर्षों के स्कूल लेवल के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रत्यक्ष पढ़ाना, काउंसलिंग करना और बच्चों को मोटिवेशन करना, यह पूरा अनुभव आज मेरे जीवन के जीवन संकल्प इस उपक्रम के माध्यम से समाज के अर्पण करने जा रहा हूँ। क्योंकि हर किसी को जिंदगी के एक मोड़ पर ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जो भी किया वो प्रोफेशनल था, क्योंकि हर किसी को प्रोफेशनल जिंदगी बहुत ज़रूरी है अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए। बस एक मोड़ पर ऐसा अचानक उसे लगने लग जाता है कि क्या बस यही मेरी जिंदगी है? नहीं, इस मोड़ पर अचानक ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ मैंने इस जिंदगी में पाया है, क्योंकि समाज ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, तो आज मैं मेरे इस महत्वाकांक्षी उपक्रम के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में एक संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे जीवन का मैंने एक संकल्प लिया है जो हर घर में हर माँ बाप का सपना होता है। क्या होता है सपना? कि मेरा बच्चा ऑलराउंडर बने, है ना। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे का बोल दिया। आजकल तो बच्चा पैदा होने के पहले से ही कुछ ऐसी तैयारियां की जाती है कि आने वाला बच्चा ऑलराउंडर हो। पर हमें जिंदगी में सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑलराउंडर बच्चा कहते किसको है। क्योंकि अगर मान लो भगवान ने आपको एक ऐसा बच्चा जन्म दिया है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर अल्लाह कोई भी ऐसा व्यक्ति को जन्म नहीं देता है जिसके अंदर कोई न कोई खूबी हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी सजीव प्राणी जन्म नहीं लेता है जिसके अंदर कोई न कोई खूबी ना हो। पर अगर ऐसा है तो क्या हर कोई जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाता है, या जो चाहता था वो हासिल कर पाता है? नहीं ना। तो वही खास बात मैं मेरे अनुभव से आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मान लो आपके घर में एक बच्चा भगवान ने जो पैदा किया है वो स्पोर्ट्स का एक तूफान गुण लेकर पैदा हुआ है, खेल कूद का एक बहुत एक्सलेंट गुण लेकर आपके घर में पैदा किया गया है, और अनजाने में आपने उसे स्कूल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भगाने का निश्चय किया। उस एंगल से उसकी तैयारियां शुरू की, उस एंगल से उसको कोचिंग देना शुरू किया। तो क्या होगा? अगर वो बच्चा आपका रिस्पेक्ट करता है तो अपनी जिंदगी के पूरे सपने को समर्पित कर जितना हो सकता है वो स्कूली पढ़ाई में अपनी जान की बाजी लगा लेगा। शायद उसमें वो सक्सेसफुल हो भी जाएगा और ना भी हो जाएगा, पर जो अंदर उसके था वो उसको जिंदगी भर शांति नहीं मिलने देगा। और वैसे ही अगर किसी घर में मान लो पिता स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है, अगर उस घर में भगवान ने कोई पढ़ाई में रुचि रखने वाला बच्चा पैदा किया है और वो पेरेंट उसे खेलकूद का बादशाह बनाने के लिए जान की बाजी लगा दे, तो फिर से वही प्रॉब्लम सामने आएगी। तो आज हम लोग उस सर्वांगीण विकसित ऑलराउंडर बालक बनाने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मैंने प्रोसेस वर्ड यूज किया क्योंकि कोई भी फॉर्मूला सक्सेस का स्टैंप मार्कर बना ही नहीं है, और सक्सेस का सबसे बड़ा गुरु क्या है? अनुभव। तो अनुभव में से मिली हुई चीजें अगर हम समाज ऋण मुक्ति के चळवळ से अगर समाज को देने का प्रण करें, तो मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला या जो मैं नहीं दे सका वो आने वाले पीढ़ी को निश्चित रूप से सही मात्रा में दे सकूंगा। मैंने जो अभी बोला कि जो मुझे नहीं मिला, क्योंकि ऐसे कई होनहार व्यक्तिमत्व होते हैं। आपके भी माता पिता दादा दादी अपने बचपन में अति प्रभावशाली प्रतिभावान हुए होंगे,
पर कुछ परिस्थितियां उनके जिंदगी में ऐसी आई होगी कि जिनसे उनको मजबूरन अपना मार्ग मोड़ना पड़ा होगा और किसी और प्रोफेशन में जाकर वो सेटल हुए होंगे। पर एक दुख तो मन में होता है कि अगर ये चीज सही समय पर मुझे मिल जाती तो मैं क्रांति कर देता। और आजकल तो यही टॉपिक बहुत से घरों में झगड़ों का, द्वंद्व का विषय बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है कि पेरेंट कहता है कि अगर ये सब मुझे मिल जाता तो इस माध्यम से मैं स्टूडेंट को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा गुरु अगर जिंदगी में कोई है तो वो माता और पिता है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है। ये सब आपके साथ सदैव रहेंगे, बट जो माता और पिता रूपी गुरु है वो सर्वोच्च स्थान पर रखकर अगर आप उसके बाद में शिक्षक रूपी गुरु के साथ, समाज रूपी अनुभवी गुरु के साथ अगर अपनी जीवन को आराम आराम से ढांचे में डालना जाओगे तो एक सुंदर मूर्ति का रूप निश्चित पाओगे। आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपसे वार्तालाप करने आया हूं कि जो मानो तो सही समय पर अगर बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो बच्चे को क्या पसंद है, वो क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा बचपन में हमें मिल सकता है। पर दुर्भाग्यशाली मैंने मेरे जीवन में इतने सारे अनुभव लिए हैं कि जब बच्चा छोटा होता है वही वो समय और आयु होती है परिवार के मेन सदस्य की, पापा की जिंदगी में खुद को करियर में सेटल करने की, है ना। जब अपने घर में बच्चा छोटा पैदा होता है उस आयु में पापा को अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी ताकत से निभाने के लिए डे नाइट काम कर कर, समय आने पर परिवार को थोड़ा सा दुर्लक्षित कर कर, कुछ जिम्मेदारियों को किसी और के कंधे पर डालकर काम करने के सिवा कोई चारा ही नहीं होता है। और उसी समय पर जब बच्चे छोटे होते हैं उसी समय पर उसकी चीजें सीखने की शुरुआत होती है और उसे आजू बाजू में जो दिखता है वही उसे वो सीख लेता है और मान लेता है कि यही मेरी जिंदगी है। और कई पेरेंट तो ऐसे है कि बच्चों का 10th स्टैंडर्ड का काम होने तक, रादर मैं 9th स्टैंडर्ड तक कहूंगा कि बच्चों का 9th आने तक बच्चों को ट्यूशन लगा दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसे जो चाहिए वो दे दिया, बट प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ बैठकर जिन चीजों की मैं आज बात कर रहा हूं वो देने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है। और वो पेरेंट बच्चों के 10th के बाद 11th 12th के लिए लाखों रुपए खर्च करने की तैयारियां कर कर रखते हैं। मैंने जिंदगी में ऐसे लाखों परिवार देखे हैं कि जो 9th तक नॉर्मल लाइफ जीने वाला पेरेंट बच्चा 10th में आने के बाद अचानक कहने लगता है कि अब कितने भी रुपए लगो, लाखों रुपए लगो, समय पर जरूरत पड़ी तो मैं लोन लूंगा, गहने बेच दूंगा, घर गिरवी रख दूंगा, बट 11th 12th में बच्चों को मैं नेशनल लेवल का सबसे बड़ा कोचिंग देने की कोशिश करूंगा। शायद ऐसे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे। तो क्या 11th 12th में अचानक लाखों रुपए खर्च कर कर बच्चों को सक्सेस श्योर शॉट मिल पाएगा? बहुत कम, बहुत कम। उन बच्चों को मिल पाएगा जिन्होंने अपने पिछले अनुभव की ताकत की छोटी सी पोटली को 11th 12th के उस टॉप लेवल के कोचिंग के साथ कोप अप कर लिया। बाकी का क्या? तो आज 80% ऐसे स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि जो 11th 12th में लाखों रुपए खर्च करने के बाद या तो रिपीट करते हैं या तो जहां जाना था वो सपना एडजस्ट कर कर कोई और सपने में ढाल लेते हैं। और कई ऐसे हैं कि जो शहर में आते तो कुछ और सपना लेकर है लेकिन लौटते समय कुछ और ही लेकर जाते हैं। तो ये सब क्यों हुआ, इस पर आज हम लोग छोटी छोटी बातों में जरूर चर्चा करना चाहेंगे। अब ये मत कहना कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब मुझे ये सुनकर क्या फायदा। बस यही एक गलती समाज में कई वर्षों से हो रही है कि हर कोई जिंदगी में अनुभव तो लेता है, बट अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं वो जैसे भी काम कर रहे हैं, अब मुझे स्कूल लेवल की चर्चा कर कर क्या फायदा। बस इसी चीज को आज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या जो बच्चों ने सपने पूरे नहीं किए वो सब सपने हम समाज के उन बच्चों को नहीं दे पाएंगे क्या कि जिनको सचमुच उन चीज की जरूरत है?
क्या यही सब चीजें सीखने के बाद हो सकता है किसी दादा दादी के हाथ से कुछ पोते पोतियां ऐसी तूफान बनाई जाएगी जो जिंदगी का सर्वोच्च पद पाकर पूरे ऋणों से उन्हें मुक्ति दिलाएगी? हाँ, वो समय आ चुका है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी एज ग्रुप में हो, आप बिल्कुल अपने खुद के एजुकेशन, आपका खुद का एजुकेशन पावर, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन या आपका व्यवसाय, बिल्कुल इसके बीच में प्लीज मत लाना। अब बात करता हूं एक ऑलराउंडर सर्वांगीण विकसित बनविण्याचा जीवन संकल्प। जीवन संकल्प इस प्रोजेक्ट का मीनिंग ही अपने आप में यह है कि जो कुछ मैंने जिंदगी में समाज से पाया है, परिवार से पाया है, इन सभी अनुभवों को अब मैं अगर आपके साथ शेयर करने निकला हूं तो वो मेरा हो गया संकल्प। और मैं ये संकल्प में लाखों भाई बहनों को, भाभीयों को आह्वान करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद शायद एक सपनों में का नवनिर्माण भारत का करने वाला पाठ हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्रांति की जोत कहीं ना कहीं से शुरू होनी पड़ती है। शुरू होने के बाद उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे पहला जो सर्वांगीण विकसित विद्यार्थी बनने का इस प्रोजेक्ट में का सबसे पहला पार्ट आता है स्कूल। आज एक अजीब सा डिस्कशन में देखता हूं कि घर घर में या एक घर आड़ या 5 घर के पीछे एक घर ऐसा चर्चा में आता है कि जिनके घरों में हर साल 2 साल में स्कूल बदलने की बातें होती है, कोचिंग बदलने की बातें होती है, गांव छोड़ने की बातें होती है। और इन बातों में कई लोग अपनी स्कूल पीरियडिकली बदल कर देखते हैं, क्लास बदलते हैं, टीचर बदल के देखते हैं। क्या सभी के सभी इस फॉर्मूला में सक्सेसफुल होते हैं क्या? ना, कुछ जरूर होते हैं जिनके नसीब में सही समय पर सही डिसीजन लेने में आया और बच्चों ने उस डिसीजन का फायदा उठा लिया, जरूर होता है। पर ये सब चीजों के पहले ये जानना जरूरी है कि हमें स्कूल क्यों बदलना है। और दूसरा, आज मैं स्कूल के हर टीचर, हर स्कूल ओनर या हर हेड को इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि आज अगर आपके स्कूल से कोई बच्चा या पेरेंट अगर बोलता है कि मुझे आपके स्कूल से निकलकर कोई और स्कूल में जाना है, तो आज का ये मेरा वीडियो आप जरूर देखना। क्योंकि पेरेंट और मैनेजमेंट, पेरेंट और टीचर, इनके बीच में विवाद हो गए हैं, संवाद बंद हो गए हैं। सबसे बड़ा रीजन अगर कोई है तो विवाद बढ़ गए हैं, संवाद नहीं रहा है। क्योंकि दोनों पक्ष में अपना ही सही ये सामने लाने की इस ऊर्जा में मेरा भाई बहन, जिसे मैं स्टूडेंट कह रहा हूं, वो तो बाजू में रह जाता है। इनके दोनों के विवादों में बच्चों के जीवन में कई तरह तरह के मोड़ आते हैं। तो आज पेरेंट और टीचर दोनों को मैं मेरे सपनों की स्कूल, जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों से मैं स्कूल लेवल पर एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूं। और कंसल्टेंट का एक रूप मैंने जो अपने आप में देखा है वो यही है कि समाज की वो हर छोटी छोटी चीज जो अनुभव में मुझे दिख रही थी उसे मैं आप तक पहुंचाऊं। आज जिन स्कूलों में मैं कंसल्टेंट बोलकर काम कर रहा हूं, मैं पेरेंट मीट में एक अपील करता हूं। जी हाँ, अपील करता हूं कि क्या पेरेंट मीट मतलब सिर्फ झगड़े का एक संवाद या झगड़े का विवाद का स्थान होगा, या वो कोई रणभूमि है जहां पर हम एक दूसरे के साथ क्या बुरा है इस पर चर्चा करें? बिल्कुल नहीं। सही चीज सही समय पर अगर सही ढंग से कराकर ली गई तो जो स्कूल के पेरेंट मीट को मैं बोलता हूं, जो मैंने कई स्कूल में अभी अपील कर शुरुआत की है और आने वाले कुछ वर्षों में आपको दिखाई देगा कैसे कई स्कूल है जो मैं सपने में की पेरेंट मीट बोल रहा हूं, कि अपील मैं करता हूं कि पेरेंट मीट में चाय अगर स्कूल दे रही है तो बिस्किट पेरेंट के होने चाहिए। जी हाँ, मैं आपको कई ऐसे प्रूफ दिखा सकता हूं जहां पर मैंने पेरेंट मीट्स ली है कि अपने बच्चों के समय समय पर की जो चीजें हैं वो सही समय पर जाकर सही व्यक्ति से सॉल्व कर लेना, इसे पालकत्व कहते हैं। और टीचर के साइड में भी मैं कहूंगा कि हर बच्चा सलीका नहीं होता है, सेम नहीं होता है। आप गुरु हो, आपको समाज ने पप्पा मम्मी के ऊपर का स्थान दिया है, तो
तो आप उस आने वाले पेरेंट के को उसके बच्चे के हिसाब से मत जांचिए, वो एक परिवार का सदस्य बोल के जांचिए, क्योंकि हर घर की तकलीफ अलग होती है, हर टीचर का प्रॉब्लम अलग होता है। तो बस आज मैं स्कूल ओनर से एक बात करना चाहूंगा कि हमारे पेरेंट स्कूल बदलने का जो नया ट्रेंड आया है उसमें एक कॉमन चीज सुनने को मिलती है कि वो जो नई स्कूल आई है वहां पर का शो बहुत एक्सेलेंट है, वहां का एकेडमिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, वहां पर डिजिटलाइजेशन किया गया है, वहां पर बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल के स्कूल लेवल की एग्जाम की तैयारियां कराई जाती है, बच्चों से अलग अलग प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं और इसमें बच्चों की स्किल डेवलप होती है। ऐसा हमने सुना है, देखा है या अनुभव किया है। क्या वो झूठ है पेरेंट का? ना, लेकिन पूरा सच भी तो नहीं है, क्योंकि कई लोग दूसरे के बच्चों में वहां पर होने वाले बदलाव को अपने बच्चों का सपना पकड़कर आंखें बंद कर कर उसको शिफ्ट करवा देते हैं। तो आज मैं सभी स्कूल ओनर्स को एक अपील कर रहा हूं कि क्यों ना हम हमारे स्कूल में, मैं जो आगे फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जिसको मैं एक स्वप्नातील शाला बोलता हूं, अगर ये सब चीजें हमने हमारे स्कूल में शुरू की तो क्यों पेरेंट सब जगह फिरते बैठेगा। और सच कहता हूं, किसी को भी शौक नहीं है खुद को परेशान करने का, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती है कि जहां पर हर कोई परेशान है कुछ नया ढूंढने में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ छोटी छोटी जिंदगी को समर्पित की गई अनुभव सिद्ध चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने बात की कि स्कूल चेंज करना ये फॉर्मूला नहीं है, आप अपने स्कूल से क्या उम्मीद रखते हो ये देखिए। और स्कूल ओनर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बदलते प्रवाह में पेरेंट क्या चाहते हैं ये आप जरूर कोशिश करना कि उन दोनों का मिलाप कर सके। समय आने पर आप बाहर के कंसल्टेंट लोगों को बुलाइए, अनुभवी लोगों को बुलाइए और देखिए हर गांव में एक सपनों में की स्कूल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आज गांव से सिटी जाने वालों का परसेंटेज इतना बढ़ चुका है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। बट क्या सही पर्याय है ये? नहीं है, क्योंकि हम कितने भी पर्याय शोधेंगे, जहां पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि गांव से जाकर सिटी में जाएंगे, तो आज गांव में के जो साधन है जहां पर हम लोग हमारा उत्पन्न बना रहे हैं वो छोड़कर तो नहीं जा सकते। तो क्यों ना हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो हमारे गांव में, हमारे परिस्थितियों में हम आसानी से लेकर एक नया निर्माण हमारे गांव की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आज बात कर रहा हूं मैं, दैट इज स्पर्धा परीक्षा। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एट स्कूल लेवल, जिसमें मैं पिछले 15 से ज्यादा वर्षों से काम कर रहा हूं। अब स्कूल लेवल पर की कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो मैं आज अपील कर रहा हूं कि बिना रिजल्ट के उम्मीद के, बिना पास होने के उम्मीद से हमने बच्चों को इन एग्जाम्स में अपीयर करवाना चाहिए। लेकिन आज कई जगह पर मैं देखता हूं कि पेरेंट, बच्चा जब स्कूल में से एक नोटिस लेकर आता है कि हमारे स्कूल में एक नोटिस आई है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 200 रुपए फीस मांगी है, तो अचानक एक घर में आवाज आती है कि अगर तू अच्छी पढ़ाई करने वाला होगा और अगर पास होने वाला होगा तो ही एग्जाम की फीस देना है, वरना नहीं देना है। बस यहीं पर तो हम फंस गए, क्योंकि ये मेरी नई आने वाली जनरेशन हमसे 10 गुना आगे चलती है। वो भांप लेते हैं कि मैं खतरे की घंटी अपने गले में बिना काम की डाल कर ले रहा हूं, फिर जाने दो, नहीं मां मुझे नहीं देना है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जाने दे। मैटर यहां खत्म हो गया और यहीं पर अंधेरा शुरू हो गया। आज तो उस बच्चे ने वो 200 रुपए के फीस और रिजल्ट की कंपैरिजन करने की वजह से इसमें से अपने आप को बाजू में रखा। बट यही बच्चे जब 10th के बाद 11th में कहीं जाते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, क्योंकि जो बच्चों को आज आंसर आ रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की एग्जाम देने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, कई सक्सेसफुल होकर आए हैं, कई अनुभव लेकर आए हैं, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं आया। हाँ जी, स्कूल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें 2 चीजें देती है, या तो सक्सेस देती है या तो अनुभव देती है, और यही तो हमारा जीवन है। हम हमेशा कहते हैं ना कि अनुभव जैसा कोई गुरु नहीं है। तो आज आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं
कि जो एक ट्रेंड मैं कई गांवों के स्कूल में देख रहा हूं कि वहां पर स्कूल के टॉपर्स को ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठाया जाता है। कई स्कूल्स में मैंने देखा है, बट माफी मांगता हूं अगर आपके स्कूल में ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा अगर मेरे इस वक्तव्य से किसी का दिल दुखा होगा तो। बट कई जगह पर मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर्स को बैठाया जाता है। स्कूल की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो अगर कॉम्पिटिटिव में बिना काम की मेहनत लगाएगा तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, है ना। पर यहीं पर एक छोटी सी गलती की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आप उसमें पाओगे हर एग्जाम का कुछ ऐसा पैटर्न बना है जिसमें मोर देन 50% सिलेबस ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है। और मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिनको समाज ने आगाऊ बोला था। आगाऊ शब्द मला वाटतं सगळ्यांना इझिली कळेल। जिस बच्चे का दिमाग दुनिया से अलग चलता है उसे हम आगाऊ कहते हैं। बट अगर आप बचपन में आगाऊ थे और आज एक बहुत बड़े अचीवर हो तो आप मेरी बात जरूर मानोगे कि जिसका दिमाग दुनिया से हटकर चलता है वही क्रांति निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। तो आज वो बच्चा स्कूल के एकेडमिकली पार्ट में कैसा है इसकी चिंता मत कीजिए, उसे लड़ाई लड़कर अनुभव तो लेने दीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं कि जिनका स्कूल का मैथ साइंस थोड़ा सा वीक होगा पर वो सोशल के टॉप निकल जाते हैं और आगे जाके कलेक्टर बन जाते हैं। वो लैंग्वेजेस में टॉप कर जाते हैं, आगे कहीं प्रिंसिपल बन जाते हैं। आगे मेंटल एबिलिटी जैसा एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि ये स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव में इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है और उसका बेनिफिट क्या होगा ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आज हम एक छोटी कसम खाते हैं कि हर बच्चे को उस रिस्पेक्टिव क्लास की 2-3 एग्जाम, सिर्फ मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला है 2 या 3 एग्जाम सिर्फ देनी चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे भी पेरेंट है कि वो बच्चों को जो भी नोटिस आती है उसमें बैठा देते हैं। देखिए दो विपरीत एंड आज मैंने बात की है। एक पेरेंट है वो एक एग्जाम देने के पहले सौदा करते थे। एक ऐसे पेरेंट है कि जिन्हें लगता है जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा दे पाता है दे दे बेटा, उसमें एक्सपीरियंस ही आएगा। बट सिर्फ 0% में कुछ बच्चे हैं जो ये सब कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन 10-10, 20-20 एग्जाम्स एक साल में कॉम्पिटिटिव देते हैं, रिजल्ट कहीं पर भी नहीं आता है और जाने अनजाने में उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है बनना। पेरेंट पैसे वाले हैं, पेरेंट एजुकेटेड है, पेरेंट बच्चों के लिए देना चाहते हैं, बट इस तरह से मत दीजिए कि उसको डाइजेस्ट ही ना हो। और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है हम उसे अपचन कहते हैं। और हमारा बच्चा अपचन वाले एजुकेशन सिस्टम में ना रहे, इसकी केयर हर पेरेंट ने लेनी चाहिए। सो 2 या 3 एग्जाम कौन सी देनी चाहिए, किस तरह से उनकी तैयारी करनी चाहिए, ये जरूर मैं आगे मेरे इस जीवन संकल्प के फ्री सेमिनार के माध्यम से आप तक पहुंचने वाला हूं। क्योंकि सही चीज सही समय पर सही तरीके से अगर बता दी जाए तो मेरे लाखों भाई बहन इतनी ताकत रखते हैं कि वो क्रांति कर कर दिखाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली कई अच्छे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन सही समय पर टीचर तक ही नहीं पहुंच पा रही है, तो बच्चों तक क्या जाएगी। क्योंकि आज टीचर पर इतनी और लायबिलिटीज डाली गई है, वो पार्ट ऑफ उनके सर्विस बन गया है, तो वो बच्चों तक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे। तो आज हमने पहले ये देखा कि स्कूल लेवल की हर साल 2 से 3 स्पेसिफिक एग्जाम प्रिपरेशन के साथ बिना रिजल्ट के उम्मीद के हमारे बच्चों ने देनी ही चाहिए। अब दूसरा सब्जेक्ट जो आज के दिनों में स्कूल में एक नया चर्चा का विषय है, उसे कहते हैं फाउंडेशन, है ना। फाउंडेशन, अगर सच में ये फाउंडेशन क्या है, अगर ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा पाया तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि आज समाज में फाउंडेशन के 2 मीनिंग चलते हैं। 2 टाइप के फाउंडेशन की डेफिनेशन होती है। एक ऐसा फाउंडेशन समाज में चलता है जिनका मानना है
कि स्कूल लेवल का जो पढ़ाई है वो आपके स्कूल में करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों भी तरीके अपनी अपनी जगह पर सही है, पर उसे डिटेल में जानना बहुत जरूरी है कि हम किस ओर लड़ाई लड़े। तो एक फाउंडेशन के ग्रुप का ऐसा मानना है, एक पर्टिकुलर ऐसा एक सेगमेंट है कि स्कूल लेवल की पढ़ाई आप आपके स्कूल में करो, हम आपको फाउंडेशन के माध्यम से अहेड ऑफ स्कूल पढ़ाएंगे, स्कूल लेवल के हायर आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको जिंदगी में आगे तकलीफ ना आए। ये एक ग्रुप हुआ। और एक दूसरा ग्रुप है जिसका मैं भी एक बहुत बड़ा समर्थक हूं, क्योंकि अनुभव से ये ध्यान में आया है कि अगर स्कूल लेवल के सब्जेक्ट में आराम से जाते हुए अगर मास्टरी पहले लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हायर फाउंडेशन लेने में बच्चे को आसानी जाएगी, उसका ब्रिज प्रॉपर बन जाएगा। तो हम ऐसा कुछ क्यों ना हमारे स्कूल में कर सके कि जहां पर हम लोग अनुभवी लोगों के साथ एक बार बैठकर एग्जैक्टली व्हाट इज फाउंडेशन, तो मैं मेरी भाषा में कहूंगा स्कूल लेवल का मैथ, साइंस, सोशल, लैंग्वेजेस, इनको कंसेप्चुअली क्लियर करवाना, कंसेप्चुअली क्लियर कर इन पर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस लेना। मैं पहले स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं, और स्कूल लेवल के चैप्टर्स पर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करने के बाद उनको लिंक लेकर हायर लेवल का पढ़ाना, इसे मैं कहता हूं फाउंडेशन। और जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्रोसेस से जाते हैं वो निश्चित क्रांति करते हैं। वरना आज क्या हो रहा है, स्कूल का यहां तक है, हायर फाउंडेशन यहां तक है और बीच में गैप है। तो यहां पर 2-3% बच्चे ये गैप इजीली पास करने में कामयाब होते हैं, वो आईआईटी में चले जाते हैं, वो मेडिकल में चले जाते हैं। लेकिन वो मेरे 98% बच्चों का क्या, कि जो इस ब्रिज को पास करने में या तो बीच में से गिर जाते हैं या उन्हें लगता है वो चीज मेरे लिए बनी नहीं है, और एक समय आने के पहले ही वो लड़ाई में से बाजू में जाते हैं, और फिर आगे सक्सेस की हम उनसे क्या उम्मीद करें। तो आज मैं इस जीवन संकल्प इस फ्री सेमिनार के माध्यम से महाराष्ट्र के हर स्कूल में जाना चाहता हूं कि जहां पर मुझे बच्चों को, पेरेंट को भी ये बताना जरूरी है कि आप ही के स्कूल में क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा फाउंडेशन का बेस बनाए जहां पर आपके स्कूल के सभी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, कंसेप्चुअली पढ़ाए जाए, नए नए तरीकों का उसमें हेल्प लिया जाए, और एक सर्वांगीण विकसित स्कूल हम हमारी आंखों से बनाएं। तो इसमें स्कूल ओनर को भी अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में एक क्रांति होने वाली है। शायद उसकी शुरुआत आपने देख ली होगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से एडमिशन का ट्रेंड बदल रहा है। पूछा जाता है होमी भाभा में कितने स्टूडेंट पास हुए आपके, स्कॉलरशिप के आपके रैंकर कितने हैं, नेशनल टैलेंट में आपके कितने बच्चे पास हुए। और ये ट्रेंड अगर सही आपके स्कूल से बच्चों को दूर ले जा रहा है तो इसमें पेरेंट की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर स्कूल ओनर इस माध्यम से मेरे अपील को मेरे साथ सचमुच अगर मान ले कि हम भी वो ताकत रखते हैं इस परिवर्तन में कि स्कूल लेवल पर ही कंसेप्चुअल टीचिंग में हम अनुभवी लोगों की साथ लेकर एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगे। क्योंकि जो चीज मुझे बार बार तकलीफ देती है वो ये है कि स्कूल का इतना समय जा रहा है, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का इतना बाद जा रहा है, तो बच्चों का बचपना तो पूरा उसी में पैक हो गया। तो फिर वो विकसित कब होगा? और क्या सिर्फ 99.99% लेने वाले ही बच्चे को हम लोग विकसित कहेंगे क्या? तो ना। मेरे सपनों की स्कूल ऐसी है कि जहां पर स्कूल के वर्किंग आवर्स में ही हम लोग बच्चों को स्कूल के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फाउंडेशन और जिन चीजों की मैं आगे बात करने वाला हूं, इतना समय प्लान्ड अगर काम किया, मैं प्लान्ड को बात कर रहा हूं, प्लानिंग के साथ अगर एग्जीक्यूट किया तो स्कूल आवर के बाद मेरा बच्चा जिंदगी जी पाएगा। और अगर बच्चा जिंदगी जी पाया तो किसी और को जी लेने में वो सहायता कर लेगा। तो आज हमने इस फाउंडेशन का मतलब देखा और इस माध्यम से अपील कर रहा हूं कि हम हमारे गांव लेवल में इतनी युवा ताकत है, मेरी भाभियां हैं जो शादी कर कर गांव में आई है, अंदर तूफान ताकत है उनकी कि वो कुछ देना चाहती है, बट कुछ चीजों की एक दरी ऐसी बनी हुई है कि वो चाहकर भी अपनी की हुई पढ़ाई का सही उपयोग समाज के लिए नहीं दे पा रही है। मेरी बहनें अगर इस माध्यम से आज गांव में इस काम में लग जाएगी
तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनलिज्म शादी के बाद उन्हें आत्मनिर्भर हमेशा के लिए बनाया जाएगा। और जो मेरे युवा भाई बहन उच्च शिक्षण लेकर आज नौकरी ढूंढ रहे हैं, इस माध्यम से मैं अपील करने जा रहा हूं कि नौकरी ढूंढिए, बट साथ में कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आप अपने प्रोफेशन का एक रास्ता खुद निर्माण कीजिए इस हमारे आने वाले जीवन संकल्प मिशन में। क्योंकि हम कब तक भागेंगे, हम जब कहता हूं तो मेरे साथ मेरा एक हैंड, राइट हैंड, जिसे मैं मेरा छोटा भाई कहता हूं, गौरव विजय कुमार भंडारी, ये नाम पर्याप्त है अगर आप सर्च करोगे तो। ये वो बंदा है जिसके पास आज 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैदिक मैथमेटिक्स और हाई स्पीड मैथमेटिक्स और मेमोरी टेक्निक्स में। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये जन्मजात आई हुई ताकत को लेकर आज मेरे साथ कंधे को कंधा लगाकर मेरे इस समाज ऋण मुक्ति के जीवन संकल्प प्रोग्राम में मेरे साथ समर्पित हो चुका है। और उसका ये मानना है कि सर मेरे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर मेरे स्टूडेंट तोड़ेंगे तो मेरे जीवन का संकल्प होगा। देखो क्या विचार है गौरव के कि मेरे सभी रिकॉर्ड अगर मेरे स्टूडेंट तोड़ेंगे तो शायद मैं मेरे जिंदगी का संकल्प पूरा कर लिया। तो आज हम इन चीजों के माध्यम से आप तक ये अपील करने आए हैं कि वो सपनों की स्कूल हम बना सकते हैं। स्कूल ओनर के साथ हम लोग मिलकर ये प्रोजेक्ट को ऐसा बनाएंगे कि बहुत सी ताकतें एक बार यूज कर कर एक ढांचा बन जाए, तो आगे आप खुद ही उसको आराम से जिंदगी भर चलाइएगा। मैंने दूसरी बात फाउंडेशन की, अब जो तीसरी बात कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पार्ट है जिंदगी का। जिंदगी में एक वर्ड हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, है ना। ये वर्ड हमारे जन्म से पहले से और हमारा जन्म खत्म होने के बाद भी हमारे साथ ही रहता है, डिसीजन मेकिंग। और इस डिसीजन मेकिंग को बच्चा माँ बाप के गुण लेकर पैदा हो जाता है। कुछ बच्चों में अवगत होता है माँ बाप के जेनेटिक्स के वजह से, बट क्या सिर्फ जिनके माँ बाप डिसीजन मेकर थे उन्हीं के बच्चे डिसीजन लेके आगे बड़े होते हैं क्या? ना, वो बनते हैं उनके अनुभवों से, कुछ गरीबी से, कुछ अमीरी से, कुछ दोस्तों से, कुछ टीचर से। तो आज मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिसके लिए मैंने और गौरव ने हमारी पूरी जिंदगी समाज के लिए अर्पण की है। उस सब्जेक्ट का नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक क्षमता चाचनी, मैट कहते हैं उसको। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उस ड्रीम क्रांति की आपसे बात कर रहा हूं कि मेंटल एबिलिटी ये सब्जेक्ट कई लोगों ने सुना है, कई बच्चों ने सीखा हुआ उनको याद आ रहा होगा, और कई लोगों ने हाँ यार कहीं तो सुना था बोलकर छोड़ दिया होगा। गवर्नमेंट ने भी, ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट ने भी इस सब्जेक्ट को स्कूल लेवल पर लोअर लेवल से ही एग्जाम का एक पार्ट बनाया था, स्कॉलरशिप एग्जाम। हम पहले 4th में हुआ करती थी, अब 5th में आ गई है। मतलब गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर अनुभवी लोग हैं उनका ये मानना था, और वो सही भी है, कि 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर स्कॉलरशिप एग्जाम के बहाने अगर मेंटल एबिलिटी ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो उसके डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग उस एज में शुरू हो जाएंगे। याद होगा ना आपको, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। बट एक दुर्भाग्यवश बात इस सब्जेक्ट के साथ ऐसी हुई है कि ये विषय सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उस वर्ष तक पढ़ने का विषय ऐसा बोलकर दुर्लक्षित किया गया है। बस स्कॉलरशिप में रिजल्ट आ गया, छोड़ दिया। फिर जब नए स्कॉलरशिप आएगी तब क्लास लगाया, छोड़ दिया। फिर 10th एनटीएससी में आया, क्लास लगाया, छोड़ दिया। कुछ लोग तो ग्रेजुएशन के बाद एमपीएससी यूपीएससी बैंकिंग के लिए फिर से इस सब्जेक्ट का क्लास लगाते हैं। बट हमारे अनुभव से मेंटल एबिलिटी ये सब्जेक्ट जितने कम समय में, कम उम्र में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उतना बच्चा एक्सलेंट बनता है इस सब्जेक्ट में। तो हमने हमारे जिंदगी में मैट जोन, हाँ जी मैट जोन, ऐसा एक स्वतंत्र प्रोग्राम जिसमें हम लाखों टीचर्स को साथ में लेने का अपील आज करने को आपके सामने आया है, क्योंकि हम 1-2 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट को डिसीजन मेकिंग माना जाता है। जिन स्टूडेंट ने किया होगा उनको पता होगा कि हर क्वेश्चन दिमाग में झिंझोड़ जाता है, सोचने को मजबूर कर जाता है, बट एंजॉयफुली, है ना।
एक एंजॉयफुल एटमॉस्फेयर होता है। जब मेंटल एबिलिटी पढ़ाया जाता है, बच्चे तरीके सोचते हैं अलग अलग और डिसीजन लेते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इसको हम हमारी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल के करिकुलम का ये सब्जेक्ट नहीं बन पाया है। अख्खे भारतवर्ष में किसी भी स्कूल एकेडमिक में स्कूलिंग का ये मेन सब्जेक्ट नहीं बन पाया है और इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सीमित रखा है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो ऑलरेडी स्कूल में गवर्नमेंट को लेनी है और वो बहुत एक्सेलेंट तरीके से ले रहे हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमें समाज को भी तो उठानी होगी। तो मेंटल एबिलिटी ये सब्जेक्ट में हमने पिछले 2 वर्षों में एक क्रांति की है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेंटल एबिलिटी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज के 2 वर्ष पूर्व हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चों को स्कूल के आवर्स में ही, हाँ जी, हमने कुछ ऐसे स्कूल बनाए हैं, ऐसे कुछ स्कूल से हम जुड़े हुए हैं जहां पर हमने स्कूल के टाइम में ही, वर्किंग आवर्स में ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चों को मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा 3rd स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट था जिसने मेंटल एबिलिटी का कोर्स स्कूल में किया था, वो 5th स्कॉलरशिप का मोर देन 50% पेपर आज ही सॉल्व कर रहा है। 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जिसने स्कूल में हमारे साथ मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट सीखा था, वो 10th एमटीएससी का 50% पार्ट आज ही सॉल्व कर रहा है। इसे कहते हैं क्रांति। और हमने एक भारत की सबसे पहली ऐसी एक स्कूल बनाई जिसमें 1st to 10th स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग आवर्स में ही मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाया गया। संस्कार स्कूल, हाँ जी मैं रिपीट कर रहा हूं, संस्कार स्कूल एक ऐसी स्कूल हमने बनाई औरंगाबाद में कि जहां पर 1st to 10th स्टैंडर्ड स्कूलिंग के वर्किंग आवर्स में हमने बच्चों को मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाया। और आज 1st स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बोलता है कि सर ब्लड रिलेशन मला समजलं, सर मुझे नंबर सीरीज ध्यान में आ गई। अब जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद ये देखा होगा उनको शॉक लगा होगा ना, तो कहीं ऐसा भी लग रहा होगा ना कि यार ये मुझे अगर बचपन में मिला होता तो आज मैं कुछ और ही होता। तो चलो जो हमारे लिए ईश्वर ने लिखा था वो तो हमें मिल गया, क्यों ना उन्हें दे जिनसे हम नई क्रांति शुरू कर सकते हैं। तो आज पेरेंट्स को एक बात करने जा रहा हूं मैं, जो आप ध्यान से सुनिए। बच्चा पैदा हुआ तब से हमने उसे बर्थडे के गिफ्ट दिए थे, अपनी अपनी, अब एक वर्ड यूज कर रहा हूं माफ कर देना, लेकिन वो वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, अपनी अपनी औकात में रहकर या कभी कभी उससे ज्यादा जाकर हमने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू किए उसके पैदा होने से। ठीक है, पहला बर्थडे था हमने कुछ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग गए हमने उन्हें सजाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। सजाने की व्यक्तिमत्व को बात कर रहा हूं मैं, बाहरी, उनका ड्रेस अच्छा लिया, उनके शूज लाइट वाले ले लिए, फिर आगे चलकर उनको घड़ी ले ली हमने, फिर कैप ले ली हमने, फिर 3 चक्कों वाली साइकिल ले दी हमने। एक बात आपने याद ध्यान से देखी है क्या, पिछले वर्ष दी हुई कोई भी वस्तु उसके जिंदगी में अगले वर्ष नहीं रही, है ना। याद करके देखिए कि जिंदगी में आपने उसको जितने भी वस्तु रूपी गिफ्ट दिए थे वो अगले बर्थडे तक नहीं रहे। और आजकल तो 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में स्कूटी चाहिए ना। तो अब मैं पेरेंट को अपील करने जा रहा हूं कि बच्चा अपना है, उसकी हर खुशी को पूरा करना आपका कर्तव्य है, बट कर्तव्य यह भी है कि कौन सी चीज उसे किस समय पर इंट्रोड्यूस की जाए। और कई घरों में तो अनुभवी दादा दादी देखकर भी मजबूर है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो बस इस माध्यम से मैं आपको अपील करने जा रहा हूं कि वस्तु रूपी गिफ्ट देने में कोई क्रांति नहीं बनी है, क्योंकि 9th के बाद जब उसके बर्थडे को आपके पास देने को कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्कूटी तो आपने 8-9 में उसको हैंड ओवर कर दी, जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो अचानक एक दिन वो आकर हमें बोलता है कि मम्मी क्या मैं ये मेरा बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करूं। देखिए कितना भयंकर शब्द है ये, मम्मी क्या मैं मेरा ये बर्थडे
मेरे फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करूं, सब कुछ थम जाता है उस पल में। कैसा क्या हो गया कि जो बर्थडे मेरे परिवार का अधिकार था, आज मेरा बच्चा बोलता है कि मुझे किसी और के साथ सेलिब्रेट करना है। मतलब वस्तु रूपी गिफ्ट एक मर्यादा के बाद निष्काम हो जाती है। तो आज ये बच्चों को अगर आप उनके पैदा होने से ही कम से कम उम्र में जल्द से जल्द, अब आपके बच्चे जिस एज ग्रुप में होंगे वहीं से तो आपको सोचना होगा, तो स्कूल लेवल पर मैं ये अपील कर रहा हूं कि मेंटल एबिलिटी का जो एक ड्रीम सपना हमने मॉडल बोलकर सेट किया है, वो महाराष्ट्र के हर स्कूल में हमें इंप्लीमेंट करना है आपके टीचर्स के साथ। क्योंकि हम कहां तक भागेंगे, गांव के युवा पीढ़ी के साथ, गांव में की भाभियां बहनें, युवा शक्ति, अनुभवी टीचर, रिटायर्ड हेड मास्टर्स और कई प्रोफेशनल्स, इनकी मदद से हम चाहते हैं कि ये मेंटल एबिलिटी की क्रांति गांव के छोटे से छोटे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई जाए। मैंने प्रोफेशनल तरीका इसीलिए बोला है कि हम लोग कई बार क्वेश्चन देखकर उसको आधा घंटा सोचकर अपने स्टाइल से बच्चों को समझा देंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कम समय में इफेक्टिव वे से आपको जल्द से जल्द आंसर लाना होता है। इसीलिए मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट को प्रोफेशनली कैसा पढ़ाना चाहिए, बच्चों को क्या मटेरियल देना चाहिए, उनको इतनी बड़ी बुक देकर कोई फायदा होने वाला है क्या। तो हमने एक पूरी जिंदगी भर रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष पर आए हैं कि अगर पहले टीचर्स, अगर हम साथ में बैठते हैं और सोचते हैं, तो एक इतना सुंदर प्रकल्प बनेगा कि स्कूल में बच्चों के जिंदगी के परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अनुभव लिया होगा, मेंटल एबिलिटी पढ़ने वाला बच्चा मैथ साइंस में भी क्रिएटिविटी का एप्लीकेशन करने लग जाता है, और यही तो हमें चाहिए। तो अपील कर रहा हूं इन सब लोगों को, पापा मम्मी, स्टूडेंट, टीचर, स्कूल ओनर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम इस सब्जेक्ट को जितने कम से कम समय में अपने गांव में अलग अलग कैंप के दौरान, अलग अलग स्कूल पैटर्न के दौरान अगर इंट्रोड्यूस कर सके, तो मेरा सपनों में का भारत निश्चित निर्मित होगा। ऐसा ही एक बर्थडे गिफ्ट, मैंने जैसे बोला कि बर्थडे गिफ्ट क्या देने चाहिए, तो मेंटल एबिलिटी का प्रोफेशनल कोर्स आप बर्थडे को गिफ्ट दीजिए, देखिए उसके जिंदगी में क्रांति आ गई। दूसरा बर्थडे गिफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज हम पढ़ते हैं वो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, देखते हैं वो ज्यादा वर्षों तक ध्यान में रहती है, लेकिन जो हम अपने हाथों से करते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं, है ना। तो एक छोटा सा वर्ड है, याद करने की कोशिश कीजिए, लिटमस पेपर। याद कीजिए, अरे हाँ यार, ये कहीं तो स्कूल में पढ़ा था, कितना अजीब सा था ना जब ये लिटमस पेपर हमें पढ़ाया गया था। लिटमस पेपर ब्लू कब होता है, रेड कब होता है, ब्लू कब होता है, रेड कब होता है। टीचर ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाने के बाद भी एग्जाम को जाते समय 99% स्टूडेंट, मैं भी उसमें का एक हूं, कि ब्लू और रेड में दिमाग को टेंशन आता था, और एग्जाम में जाने के बाद 100% वो गलती होती थी, जो करना था वो नहीं किया और कुछ और ही करके आ गए। अरे यार, मैंने इतना रट के गया था बट मुझे वो नहीं आया। तो क्या सचमुच साइंस ये सब्जेक्ट भी रट कर करने जैसा है? क्या रट्टा मारने के बाद साइंस के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे? ना। तो हमने हमारे अनुभव में एक चीज देखी है कि आज कई ऐसे स्कूल है जिनके पास वेल इक्विप्ड साइंस लैब्स है, लेकिन ऐसे कई स्कूल है कि जिनकी कुछ मजबूरियों की वजह से अभी भी वो साइंस लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है और बच्चों की भी गलती नहीं है, गलती तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की हो रही है हमारे साथ, कि हम जो चीज उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं उसके लिए क्यों हम बाकी चीजों पे निर्भर रहे। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि जब कभी आपको पॉसिबल होगा तब आप बच्चों को बर्थडे को एक सुंदर सी साइंस लैब, साइंस किट गिफ्ट दीजिए। अब मैं कई मदर से ऐसा सुनता हूं कि सर हमने एक साइंस किट लाया था, बच्चे ने 2-3 प्रैक्टिकल कर लिए और बाद में फेंक दिया, सर पैसे वेस्ट हो गए। देखिए, हमने बच्चे को दिया था, उसने 2-3 प्रैक्टिकल्स भी किए और बाद में फेंक दिया, हमारे पैसे वेस्ट गए।
तो मैं भाभीयों से अपील करना चाहता हूं कि आप मार्केट में जाकर एक 3,000 रुपए की साड़ी लाते हो, माफ करना लेकिन बोलना बहुत जरूरी है इस माध्यम से, इस विषय पर। एक साड़ी लाते हो, आप पहनकर कहीं फंक्शन में जाते हो और आपको अगर 4 औरतें बोल देती है अरे क्या साड़ी लाई यार, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने ऐसे कई भाभियां देखी है कि वो साड़ी वो जिंदगी में कभी पहनेंगे ही नहीं। मतलब 3,000 रुपए की साड़ी आपने किसी और के कहने पर हमेशा हमेशा के लिए पहनना छोड़ दिया। उस बच्चे के बर्थडे पर आपने जो होटल में पार्टी दी थी वो आप भूल गए। उस बच्चे के बर्थडे को घर में केक कटा था वो खर्चा आप भूल गए। और आप उस खर्चे की बात कर रहे हैं कि जिस बच्चे ने 3 ही प्रैक्टिकल किए। भाभी क्या पता उन्हीं तीनों प्रैक्टिकल में से कोई एक कंसेप्ट अगर 11th-12th में डिसीजन मेकिंग एग्जाम में उसको सही काम में आ गई तो उसकी जिंदगी बदल गई है। तो आज हमारे सोच में बदलाव लाना है। अगर वो साइंस किट मैंने लाया है और उसमें के मेरे बेटे ने आधे ही यूज किए हैं तो क्या फर्क, आधे किए हैं, ग्लास पता है ना आधा खाली या आधा भरा, आधे कर लिए है यार, बाकी कभी करेगा नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगी। लेकिन जिंदगी में करियर डिसीजन में जहां एक एक मार्क से करियर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज होता है, वहां के उस बेस को पक्का बनाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जिंदगी में एक बर्थडे को डेफिनेटली अपने बच्चे को आपने एक साइंस लैब देनी चाहिए और वो एक्सपेरिमेंट बच्चों ने करने चाहिए। चाहे घर में करो, दोस्तों के साथ करो, कॉलोनी में करो, टीचर के साथ करो। लेकिन जो बच्चा एक बार प्रैक्टिकल में देख लेगा कि लिटमस पेपर ब्लू होता है या रेड होता है, वो निगेटिव मार्किंग में भी डरेगा नहीं, टिक करके आएगा कि मैंने खुद ये किया था। मैं जितने भी बातें आज कर रहा हूं ये कोई लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। लाखों करोड़ों की बात तो आप कर रहे हो कि उसके लिए स्कूटी लेकर दी, उसके लिए मैंने बाहर गांव घर शिफ्ट किया, उसके लिए मैंने ये किया वो किया। मैं तो वो सब चीजें कर रहा हूं कि जहां पर आप उसे बर्थडे का गिफ्ट बोलकर, लेकिन कम से कम एज में, क्योंकि एक बार बच्चे बड़े होने के बाद उनकी आदतें बदलना नामुमकिन है। इसीलिए जितने कम समय में आप ये चीजें उनके साथ गिफ्ट बोलकर दोगे, उनका एजुकेशन की ओर देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ऐसे कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में टेस्ट ट्यूब पहचान ली, फोड़ दी, हाथ को लग गई, तो अगली बार वो टेस्ट ट्यूब कैसी पकड़ना है सीख लिए। इससे बड़ा गुरु कौन रहेगा। और तो होने दो टूट फूट, फूटने दो सब कुछ, सिर्फ जो केमिकल संभालने उनको एक एज के बाद बताइए, बाकी चीजों में करने दो ना एंजॉय। और एक छोटा सा एग्जांपल साइंस किट का बताना चाहूंगा। मैं ऐसे एक स्कूल में गया था, स्टूडेंट को खड़ा किया और स्टूडेंट को बोला कि बेटा ये नोटबुक का वजन कितना होगा। मुझे लगता है 4th-5th की बात होगी, तो बच्चे ने बोला होगा 5 किलो एक सब्जेक्ट। एक बार शायद ये आपके भी घर में हुआ होगा कि लड़की नया नया रसोई बनाने सीखती है और मम्मा उसे बोलती है मेहमान आइए मम्मी बेटा चाय बना ले। तो क्या पूछती है, मम्मा कितने चम्मच शक्कर डालू, कितने चम्मच ये डालू, चम्मच डालू। लेकिन अगर वही मम्मी को चाय बनाना है तो मम्मी क्या करती है, अंदाजे से डाल देती है, मतलब अनुभव। तो बस एक अपील कर रहा हूं कि जो जो चीजें बच्चे को अनुभव से पता चलेगी वो उनको पढ़कर कभी नहीं आने वाली है। तो दूसरा बर्थडे गिफ्ट हर किसी ने जिंदगी में देना चाहिए, अपने भी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, और समाज के इस क्रांति में हर किसी ने अगर ये शुरू किया तो देखते देखते आप देखोगे कि कई हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के चेले इस भारत में निर्माण हो जाएंगे। और सर का जो सपना था कि गली गली का मेरा बच्चा इस माध्यम से खड़ा हो और उनकी तरह एक नव क्रांति कर कर हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन करे। तो आप अमीर हो या गरीब, इससे पता नहीं चलता कि आप क्या करने वाले हो, पता इससे चलता है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। ऐसे कई साइकिल वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जिनके बच्चे कलेक्टर बन गए, IITN हो गए। और ऐसे कई करोड़पति लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया बट बेटे प्राइवेट कॉलेज में है। पैसा जरूर है, जरूरी है, बट उसका सही समय पर सही मात्रा में उपयोग लाने का समय आज आ चुका है। तीसरे तरीके की बात कर रहा हूं,
जो लॉकडाउन ने तो हमें बहुत अच्छी तरह से बता दी है। लॉकडाउन के पहले मुझे याद है कि हम कहते थे जिंदगी एक रेस है, जो भागेगा दौड़ेगा आगे जाएगा वो जीतेगा। और लॉकडाउन में तो पूरा डेफिनेशन ही बदल गया, जो रुकेगा थमेगा बंद कर लेगा वो जीतेगा। मतलब जीत की डेफिनेशन पोजीशन, जरूरत और समय के अनुसार जो बदल लेगा वो जीत जाएगा। एक ही दिमाग में जीत का फॉर्मूला अगर होगा तो आप अटकने की संभावना है। कई माँ बाप कहते थे कि बच्चों को मोबाइल दिया तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे घर में भी था वो सब्जेक्ट, लेकिन आज क्या हुआ, आपको इन सब स्ट्रक्चर में बच्चों के मोबाइल के थ्रू ही पढ़ाई कायम रखी है। इसीलिए कोई भी चीज को अच्छा या बुरा बोलने के पहले उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहिए, वीकनेस नहीं। लेकिन हम लोग वीकनेस से ज्यादा देखते हैं। आज अगर ये ऑनलाइन तरीका ना होता तो क्या हमारे बच्चे कुछ पढ़ पाते? ऐसे ही सब कुछ थम जाता और बच्चों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय हाथ से निकल जाता। ऑनलाइन तरीका आने वाले समय का कंपलसरी तरीका बन गया है। और इससे भी आगे मैं जाकर बताता हूं कि जिन लोगों के घर में ऑनलाइन विद ऑफलाइन कॉम्बिनेशन रहेगा वो सर्वांगीण विकसित बच्चे बनकर रहेंगे। आपको पेरेंट बोलकर दो ही चीज ध्यान रखना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब स्कूल कोचिंग, ये कभी बंद नहीं होंगे, इन्हें कोई पर्याय नहीं आ सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिशः आपके बच्चों पर व्यक्ति रूप से प्रयत्न करते हैं और वो जरूरी है। ना स्कूल कभी रिप्लेस होगी ना कोचिंग रिप्लेस होगा, कुछ परसेंटेज में बदलाव आएगा, बट अगर स्कूल कोचिंग में ही ऑनलाइन हुआ तो कितना मस्त हो जाएगा। तो आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैं आपके साथ इस जीवन संकल्प सेमिनार में जब मैं आपसे मिलूंगा तब बताऊंगा कि सही समय पर सही ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर कम कीमत में हमारे बच्चों को मिल पाएंगे तो उन्होंने वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि एक किस्सा जरूर शेयर करूंगा। कुछ वर्ष पूर्व अचानक हमारे पास महाराष्ट्र सीईटी ऑनलाइन हो गई थी। कुछ लोगों के घर में भी वो इश्यू हुआ होगा जब बच्चे उस वक्त थे। बच्चों को बताया गया कि इस वर्ष आने वाली सीईटी एग्जाम ऑनलाइन हो रही है। तब तक तो बच्चे बेचारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी बुक से पढ़ रहे थे। अचानक रातों में कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट के दिन बदल गए और मेरे भाई बहन मेन सब्जेक्ट की पढ़ाई छोड़कर ऑनलाइन एग्जाम कैसी देनी होती है इसके तैयारी में लग गए। अगर विश्वास नहीं तो कुछ सालों पहले की हिस्ट्री चेक कर लेना, ये हुआ है। और उस वर्ष कई घरों में अंधेरे हो गए, कई घरों में उजाले आ गए। जिन बच्चों की पढ़ाई कम हुई थी पर उनको ऑनलाइन तरीके जल्दी समझ गए वो सक्सेसफुल हो गए। जिन बच्चों को बचपन से ऑनलाइन तरीके ही पढ़ने नहीं दिए गए थे, किताबों से 100 में से 100 लाना पता था, वो ऑनलाइन एग्जाम हैंडल नहीं कर पाए और बेचारे पीछे आ गए। तो किसकी गलती थी? समय की। तो समय पर वो चीज अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो मुझे लगता है कि आज करियर डिसाइड करने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन हो चुकी है और आने वाले दिनों में देखना स्कूल लेवल पर भी हर एग्जाम ऑनलाइन ही होगी। मतलब हमें हमारे बच्चों को ऑनलाइन मोड पर पढ़ने की आदतें सही समय पर देना जरूरी है। और मैं ऐसे कई लोगों के साथ आज ये कोशिश में लगाऊं कि ऑनलाइन तरीका तो एक्सेलेंट हो लेकिन वो कम कीमत वाला हो, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र में हर किसी को महंगे प्रोडक्ट नहीं चलेंगे या उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे बच्चों के जीवन में ऑनलाइन तरीके नहीं आएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों से मिलकर हम लोग ये भी क्रांति बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं कि जहां पर हम लोग ऑनलाइन तरीके के कम से कम कीमत की चीजें गांव के हर बच्चे के हाथ में होगी और वो बच्चा गांव में बैठकर क्रांति करेगा। क्योंकि ऑनलाइन ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो देखता नहीं कि आपका बेटा गांव में बैठा है या बॉम्बे में बैठा है। सबके लिए सेम लेवल का नॉलेज देने वाला एकमात्र तरीका है ऑनलाइन, और वो मेरे किसी भाई बहन के जिंदगी से छीना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। तो आज 3 गिफ्ट के बारे में मैंने बात की। एक, बच्चे को प्रोफेशनल मेंटल एबिलिटी का कोर्स एक बार तो भी जरूरी है। उस बच्चे को बर्थडे गिफ्ट में साइंस का किट मिलना ही चाहिए।
उस बच्चे को कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ऑनलाइन पढ़ने के तरीकों वाली चीजें उसके पास हाथ में आनी चाहिए। और ये सब करने के लिए मुझे आप सबकी बहुत हेल्प लगने वाली है। हमने इस जीवन संकल्प मिशन से एक समर्पित प्रोग्राम लिया है कि अगर स्कूल, क्योंकि इन सब चीजों को तभी संभव होगा जब स्कूल सामने आएगी, तो जो स्कूल के ओनर आज इस वीडियो को सुन रहे हैं या जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो अपने स्कूल ओनर तक ये जरूर पहुंचाए कि हम आपके पास आएंगे, हम आपके उस वातावरण में इन सब चीजों को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे कर सकते हो, आपकी एनर्जी पावर यूज कर कर, आपकी टीचिंग टीम यूज कर कर, आपके गांव के रिसोर्सेज यूज कर कर ये एक बार हम आपको सेट कर देंगे। आगे जिंदगी भर वो आप ही को चलाना है, क्योंकि हमने अपने आप को अब नदी का एक प्रवाह बना लिया है। बस जहां जहां रास्ता मिलता रहेगा जाते रहेंगे। फ्री सेमिनार फॉर सर्वांगीण विकसित विद्यार्थी घडवण्याचा जीवन संकल्प, ये आज मैं अपील कर रहा हूं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल ओनर्स को, कि आप अपने पेरेंट मीट का ये स्पेसिफिक विषय रखेंगे अगर आपको मेरे विचार मान्य होंगे तो, कि इस फ्री सेमिनार के माध्यम से पहले अवेयरनेस आने दीजिए, पेरेंट ऑटोमेटिक सपोर्ट करेंगे। आज मैं सामाजिक संस्थाओं को इस माध्यम से एक अपील कर रहा हूं, आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप वो लोग हो जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ संभाल कर, सामाजिक दायित्व समझकर, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर आप अलग अलग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कर रहे हो। और आप जैसे लोगों की वजह से ही गांव गांव में बहुत सी ऐसी चीजें मिलना शुरू हो गई है जो लोगों को सपने में भी संभवित नहीं थी। कई स्कूल बनाए गए हैं सामाजिक संस्थाओं के योगदान से, कई गरीबों के घर में उजाले आ गए हैं इस सामाजिक संस्था के दायित्व से। तो आज सामाजिक संस्था के हर पदाधिकारी को इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने आने वाले वर्ष के एजेंडा में एक एजेंडा ये जरूर रखना, क्योंकि आपने किसी को सिलाई मशीन गिफ्ट दे दी, वो जरूरतमंद का घर आपको आशीर्वाद देगा। आपने एक स्कूल बना दी, उसमें जिन बच्चों ने फायदा लिया उनके माँ बाप आपको आशीर्वाद देंगे। पर जिस चीज की मैं आज बात कर रहा हूं, आप जो भी देते हो उसमें का थोड़ा पार्ट इस चीज के लिए जरूर रखना कि हम ऐसे सेमिनार जरूर गांव गांव में ले जिससे हर जरूरतमंद को सही चीज सही समय पर समझे। और इस माध्यम से हम सही चीजें अगर गांव में पहुंचा चुके तो आपका सामाजिक दायित्व, हमारा जीवन संकल्प, इस माध्यम से गांव गांव में ये चीजें बचपन से ही बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हार्डवेयर मतलब बिल्डिंग ही सब कुछ नहीं है। आप अपने फंड में से कुछ ऐसा फंड जरूर बाजू में निकालिए जिसमें बच्चों को मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाने का आप डोनेट करो। देखो, मेरा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो सामाजिक संस्था और डोनर्स के लिए बात कर रहा हूं, जो डोनेशन देकर समाज में क्रांति लाते हैं, कि आप अपने फंड में का कुछ ऐसा फंड बाजू में रखिए कि जहां पर हम हमारे बच्चों को ये मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट गांव गांव में पढ़ा सके। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं वस्तु देने से एक कुटुंब मात्र बदला था, बट मेंटल एबिलिटी सीखकर क्या पता कोई कलेक्टर अगर आपके गांव से बन गया तो आपके कंधे को कंधा लगाकर पूरे गांव को नवनिर्माण करने की ताकत वो एक बच्चा कर दिखाता है। तो मैं बिलीव करता हूं कि हम बच्चों को डोनेशन के माध्यम से क्यों ना हो मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाना गया चाहिए। उनको कुछ साइंस लैब गांव में ऐसी गिफ्ट की चाहिए कि उसमें युवा पीढ़ी को भी काम मिलेगा और बच्चों को बचपन से ही साइंस की चीजें हैंडल करने को मिलेगी। तो एक नवनिर्मित कंसेप्चुअल बच्चा हमारे गांव में आंखों के सामने निर्माण होगा। इस ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में भी कहूंगा कि सामाजिक संस्थाएं इनके लिए अवेयरनेस में हमारे साथ आए, क्योंकि अभी भी कई लोगों को मोबाइल हाथ में देना रिस्की लग रहा है, पर जो चीज जितनी छुपाई जाती है उतनी चोरी से देखी जाती है। इसीलिए आज मैं पेरेंट, टीचर्स, स्कूल ओनर और खास कर सामाजिक मंडल, महिला मंडल, अलग अलग क्लब्स और दानशूर लोग, इनको मैं अपील करना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज ऋण मुक्ति में का एक भाग हम भी आपके साथ कंधे को कंधा लगाकर बांटे, युवा पीढ़ी को ट्रेनिंग दे, उनको पैरों पर खड़े रहने की संधियां हम दे। ये सामाजिक संस्थाओं का अगर एक साल का मिशन रहेगा
तो हर गांव में एक ट्रेंड व्यक्ति मेंटल एबिलिटी पढ़ाने को तैयार होगा और वो गांव की क्रांति करेगा। आप उसे तैयार करने में हमारी मदद कीजिए, उसे खड़ा करने में हमारी मदद कीजिए, तो डेफिनेटली एक गांव का परिवर्तन शिक्षण के रूप से निश्चित होगा। तो आज मैं इस माध्यम से उन युवाओं को अपील कर रहा हूं कि जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली है बट जिंदगी की दिशा तय नहीं हो पा रही है, तो आइए हमारे इस मिशन में, हम इस मिशन से जुड़कर एक काम करेंगे कि आप हमारे नॉलेज का भंडार लीजिए, अपनी ताकत उसमें जोड़िए और गांव गांव में क्रांति लाइए। स्कूल ओनर को अपील करूंगा कि गांव की युवा पीढ़ी की जो एनर्जी है वो हमारे से उनको सीखने दीजिए और एज अ कंसल्टेंट उनको अपने स्कूल में जोड़िए, देखिए क्रांति आएगी। तो आज जो टीचर परिवर्तन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं अभी हमारे नंबर्स यहाँ पर दे रहा हूँ। जो सामाजिक संस्था अपने आने वाले प्रोग्राम का एजेंडा रख सकती है कि हाँ यार कुछ फंड हमें इस तरह से बच्चों के लिए यूज करना चाहिए, तो हमें बहुत गर्व रहेगा, खुशी होगी कि हम आपके साथ उन अजनबी बच्चों के जिंदगी में कुछ दे पाएंगे जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि उसी को तो समाज ऋण मुक्ति बोलते हैं कि देने वाले की आंखें बंद होकर बैलेंस हो कि मैं जो दे रहा हूं उसमें भेदभाव न हो, सही चीज सही जगह पर पहुंचकर समाज ऋण मुक्ति की जाती है। अब मैं जो नंबर लिख रहा हूं उसमें आप सभी को विनंती करना चाहता हूं, आप किसी भी तरह से अगर हमारे इन विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक क्रांति में युवाओं को काम देने में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या डोनेशन के माध्यम से आप एक नया क्रांति आपके एरिया में लाना चाहते हो, तो इन नंबर पर आप अपना छोटा सा डिटेल व्हाट्सएप शिप कर देना। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉल करते हो, किसी कारण से हमने अगर वो नहीं उठाया तो एक गलतफहमी होती है कि यार हमने तो ट्राई किया था। हमें जुड़ना है, तो जुड़ने का हर संभावित चांस हमें खोना नहीं है। तो आप अपने गांव में सोशल लेवल पर कुछ करना चाहते हो, स्कूल लेवल पर कुछ करना चाहते हो, खुद का नया प्रोजेक्ट स्टार्टअप बोलकर खड़ा करना चाहते हो गांव में कि मुझे मेंटल एबिलिटी पढ़ाने के व्यवसाय में आना है, मुझे बच्चों को साइंस पढ़ाने के व्यवसाय में आना है, मुझे ऑनलाइन का प्रसार कर कर अपने गांव में परिवर्तन लाना है, तो अपने गांव में रहकर भी आप नवनिर्मित उपाय योजना के साथ अपने करियर को सेटल कर सकते हो। तभी तो गांव से बाहर जाने वाले कम होंगे और सिटी में का लोड कम होगा। अंत में इस कोरोना ने सिखाई हुई एक चीज बोलकर मैं रुक रहा हूं, जो बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज हम शहर में आए हुए लोगों को जब हम गांव में आना चाहते थे तो हमें एक रिस्क के माध्यम से देखा जा रहा था कि बाप रे ये शहर से आया है, इनको मत आने दीजिए गांव में। आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, वहीं हमारा बचपना गया है, उस मिट्टी ने ही हमें ये करियर दिया है, हम उस मिट्टी को कैसे भला भूल सकते हैं। तो हम उस मिट्टी के उस ऋण मुक्ति में वहां आना चाहते हैं, वहां कार्य करना चाहते हैं, और आप हमारे साथ जुड़कर आगे आप ही को वो चलाना है, क्योंकि हम कहां तक सबको मिलने वाले हैं। तो बस ईश्वर ने जहां जहां जोड़ना चाहा, अल्लाह ने जहां जहां हमें जोड़ना चाहा, जुड़ते जाएंगे, क्योंकि अंत में मैं बिलीव करता हूं जो भी कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। और पता नहीं किन बच्चों की जिंदगी में हमारे और आपकी वजह से परिवर्तन आने वाला है, बट आएगा जरूर। तो हमें इंतजार रहेगा इस समाज ऋण मुक्ति के इस बड़े प्रोजेक्ट में हम और आप कुछ कर सके। मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूं आपको। मेरा नाम प्रदीप सोमानी, प्रदीप रमेश चंद्र सोमानी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9689118169। और मेरे साथी की बात की थी मैंने, गौरव विजय कुमार भंडारी, और गौरव का नंबर है 9579102103। ये नंबर्स इसीलिए दिए हैं कि आप किसी भी तरह से, फिर वो समाज के लिए रहो, खुद के लिए हो, अगर खड़ा रहना चाहते हो और किसी को खड़ा करना चाहते हो तो हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन कभी ना कभी खुलेगा, फिर से एजुकेशनल गतिविधियां आगे बढ़ेगी। तो क्यों ना हम इस लॉकडाउन में ही मनस्थिति बना ले कि मुझे करियर में आगे क्या करना है। धन्यवाद।